पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक पेपर पैटर्न समझाया था कि बोर्ड का क्या पेपर पैटर्न होता है, ठीक है ना। और मैंने कल आपको ये बताया था कि हम जो चैप्टर पहला स्टार्ट करेंगे वी स्टार्टिंग द चैप्टर पार्टनरशिप, ठीक है ना। और उसमें हम लोग गुडविल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक बार, ठीक है। तो गुडविल वाले चैप्टर को स्टार्ट करने पहले मैं आपको एक बार पार्टनरशिप का पूरा बेसिक समझाता हूँ क्या होता है पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो आप लोग लिखो एक बार, सबसे हेडिंग लगाओ बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी चैप्टर का हेडिंग नहीं लगाना, चैप्टर अभी बाद में स्टार्ट होगा, मतलब पार्टनरशिप का बेसिक्स बता रहा हूं मैं। तो लिखो आप बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, हेडिंग लगाओगे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो, इसको सब लोग समझना कि पार्टनरशिप का क्या कंसेप्ट है और क्या पार्टनरशिप बिजनेस होता है। आप लोगों ने है ना एक बेसिक आइडिया आपको होगा कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जिसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। और अपन लोगों ने अभी लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था फाइनल अकाउंट से सोल प्रोप्राइटरशिप के, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझना, एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी। अब क्या होता है जब हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो हिंदुस्तान में क्या है, गवर्नमेंट ने वेरियस टाइप ऑफ एक्ट बनाए, एक्ट मतलब कानून बना रखे। अब इस कानून में एक कानून जैसे बनाए अपन लोग पढ़ेंगे आगे कंपनीज एक्ट 2013 का है ये। इसी तरह जैसे अभी तुम कुछ बच्चे जो लॉ पढ़ रहे हैं उनको ध्यान होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का। इनकम टैक्स अपन पे करते हैं तो गवर्नमेंट ने एक्ट बना रखा है। और अभी ये 1961 था, नया आ गया इनकम टैक्स एक्ट 2025। अपन जीएसटी पे करते हैं तो जीएसटी का भी सरकार ने कानून बना रखा, जीएसटी एक्ट 2017। अब ये जो ईयर है ना 2017, 2013, 1872, 2025, ये सब इनका ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन है कि इस साल ये कानून इंट्रोड्यूस हुआ था। पहले इनकम टैक्स एक्ट चलता था, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब 1961 का मतलब क्या हो गया, ये कानून बना कब था, 1961 में। बट आप एक चीज समझो, 1961 से लेकर ये कानून चला था 2024 तक। तो आप मेरे को बताओ जो सिनेरियो 1961 में था क्या वो सिनेरियो 2024 में है कि चेंज हुआ होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल बजट लेके आती है और बजट में क्या करती है, हर साल अमेंडमेंट करती है कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन के हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर दिया जाता है। बट अब जो रिसेंट बजट आया उसमें पूरा कानून ही चेंज कर दिया, इसलिए ईयर कर दिया 2025। पहले जब अकाउंट्स पढ़ते थे ना तो वहां पे फॉलो होता था कंपनीज एक्ट 1956। इसका मतलब ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन कौन सा था, उसके बाद उसमें अमेंड करते गए। मतलब जैसे मान लो पूरा एक्ट को चेंज नहीं किया, छोटा मोटा अमेंडमेंट किया, तो कानून वही साल का रहता है। उसी तरह इंडिया में पार्टनरशिप जो है ना, पार्टनरशिप को गवर्न करने का कानून है पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप को गवर्न कौन सा लॉ करता है, मतलब अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनरशिप बिजनेस को गवर्न करने वाला जो एक्ट है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनरशिप के जितने भी काम, जैसे आज मान लो मेरे को एक कंपनी बनानी है, ठीक है ना, मेरे को एक लिमिटेड कंपनी बनानी है और मैं मार्केट में आईपीओ लेके आना चाहता हूं। आईपीओ मतलब पब्लिक से पैसा रेज करना चाहता हूं। तो हमारे गवर्नमेंट का ये मैंडेटरी रूल है कि आपकी कंपनी सबसे पहले कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कंपनी एक्ट 2013 का आपको कानून कंप्लाई करना पड़ेगा। अब आप बोलो नहीं सर मैं तो बिना कंपनी एक्ट के ही मैं तो कंपनी बनाऊंगा, नहीं अलाउड है। अगर कंपनी बनेगी तो पहली कंडीशन ये है कि कंपनी कहां पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कंपनी एक्ट 2013। मेमोरेंडम बनना चाहिए, आर्टिकल बनना चाहिए, आरओसी के बाद एप्लीकेशन लगनी चाहिए, आपको साल के एनुअल अकाउंट सबमिट करने पड़ते हैं, कंपनी एक्ट के अंदर सैलरी स्पेसिफाइड है, वही प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं। आप ऐसा बोलो नहीं मैं मेरे मन मर्जी से काम करूंगा, अलाउड नहीं होता है। तो इंडिया में अगर आपको कंपनी बनानी है तो मैंडेटरी क्या फॉलो करना पड़ेगा, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है
कि कंपनी एक्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। अब अगर मेरे को अकाउंटिंग करनी है तो अकाउंटिंग भी किसके हिसाब से होगी? कंपनी एक्ट के हिसाब से। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, एक तो होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। बोलो दोनों में क्या डिफरेंस है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी? प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? जिसमें कुछ स्पेसिफिक लोगों का इंटरेस्ट है। आज जैसे मान लो मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्री, मैंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब बेसिकली कौन से कॉर्पोरेट है? पब्लिक। अब बैंकिंग कंपनी है, पब्लिक का बैंक है ये। अब आप जैसे बोलो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, ये है भली प्राइवेट बैंक है, बट मनी तो पब्लिक एट लार्ज लगा हुआ है ना। तो आप एक चीज समझो, ये कंपनीज के अंदर कोई भी अगर अप डाउन होता है, आज जैसे मान लो ऐसा आ जाए कि रिलायंस इंडस्ट्री में कुछ फ्रॉड हो गया, तो ऐसा नहीं है कि इंपैक्ट सिर्फ उसके प्रमोटर्स पे आना है, उसका इंपैक्ट पब्लिक एट लार्ज पे आना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन पब्लिक कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा कानून बनाया? इसी तरह प्राइवेट कंपनी को भी क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे? बट प्राइवेट कंपनी के अंदर अब मान लो अनलिस्टेड है, जिसके शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं होते, तो उसको कंपनी तक फॉलो तो करना है, लेकिन प्राइवेट कंपनी बंद हो जाएगी तो इतना पैनिक वाली बात नहीं है कि वो, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर लोगों की कंपनी है। लेकिन मान लो रिलायंस इंडस्ट्री को कुछ इंपैक्ट आ जाएगा तो पब्लिक एट लार्ज पे इंपैक्ट, मतलब पूरे मार्केट पे इंपैक्ट आता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, इनको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि आपको उस कानून को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब कानून इस तरह बनाया कि पब्लिक एट लार्ज का प्रोटेक्शन होता है। तो अब बताओ, कंपनी अगर बनानी है तो हर कंपनी, भले ही वो प्राइवेट कंपनी हो भले ही वो पब्लिक कंपनी हो, क्या फॉलो करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट। अब अगर मैं बात करता हूं एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, मान लो मैंने कहा एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब आप खुद सोचो, ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं बनाया। हाँ, ये जरूर एक बेसिक कानून है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी में नहीं होना चाहिए, बट वो रेगुलेट करने का कानून नहीं है। बट आपको बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, इसको रेगुलेट कोई नहीं करेगा प्रोप्राइटरशिप को। तो क्योंकि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अगर बंद भी होता है तो इंपैक्ट पर्सन एट सिंगल पर्सन पे आ रहा है, पब्लिक मार्केट पे इंपैक्ट नहीं आएगा। तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो गया। इसी तरह अगर मैंने बात करा पार्टनरशिप बिजनेस का, तो पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा कानून बनाया? बट अब कोई पार्टनरशिप बिजनेस बना और बोलता है मेरे को पार्टनरशिप एक्ट फॉलो नहीं करना है, इलीगल बिजनेस। अब आप कहो कि सर पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि इलीगल बिजनेस नहीं करोगे आप, और आप बोलो मैं तो पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करूंगा ही नहीं। अब आपने क्या बोला, मैं पार्टनर, अक्षर फोन दे दो, इधर दे दे मेरे को फोन, दे दे फोन दे दे। तुम लोग पता है जितने, अब क्या हुआ, पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट करने वाला कानून कौन सा है? अब इसका मतलब है कि इंडिया में अगर मैंने एक पार्टनरशिप बिजनेस बनाया तो मेरे को क्या फॉलो करना है? अच्छा मेरे को बताओ, अगर पार्टनरशिप बिजनेस बनाया और बंद हो गया तो क्या पब्लिक पे इंपैक्ट आना है? क्या कोई फर्क पड़ना है क्या? आज मेरा बिजनेस बंद हो गया तो पब्लिक एट लार्ज पे इंपैक्ट नहीं आएगा ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपके लिए एडवाइजेबल है पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करो, बट आप बोलो नहीं हम पार्टनरशिप एक्ट फॉलो नहीं करेंगे, तो कंपलसरी नहीं है। लेकिन कंपनी बनाई तो कंपनी एक्ट फॉलो करना कंपलसरी, मतलब आपको अकाउंटिंग का भी फॉर्मेट कंपनी एक्ट का ही फॉलो करना है। अब जैसे मैं तुमको बताता हूं, कंपनी एक्ट में अपन ने बैलेंस शीट बनाई, अपन ने 11 में सीखा था बैलेंस शीट बनाना। मान लो बैलेंस शीट बन रही रिलायंस की, अब पहला फिगर कंपनी एक्ट में बता रखा है क्लियर कि पहला फिगर क्या आएगा? कैपिटल। अब भले ही वो रिलायंस की बैलेंस शीट हो, भले ही वो इंफोसिस की बैलेंस शीट हो, भले ही हीरो कंपनी की बैलेंस शीट हो, अगर इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो हर कंपनी की बैलेंस शीट में तुमको पहला फिगर क्या दिखेगा? एक फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट सबके लिए फिक्स है। ऐसा नहीं कर सकते, अब मान लो पहला इधर फिक्स एसेट है और फिर डेटर है, अब मान लो रिलायंस वाला बैलेंस शीट ऐसे बना रहा है, इन्फोसिस बोल रहा है मैं पूरे पहले ऊपर डेटर लिखूंगा बाद में फिक्स एसेट लिखूंगा, नहीं अलाउड है। कंपनी के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनी एक्ट में क्लियरली गिवन है, आप अपने मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको कंपनी एक्ट फॉलो करना मैंडेटरी है।
बट अगर मैं बात करता हूं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना नहीं करना कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। कंपनी को लगता है पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनर को लगता है हमको पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना है, करो, नहीं करना है मत करो। आई बात समझ में? लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो नहीं, अब आप क्यों बोलो हम तो एक्ट फॉलो नहीं करते और हम इलीगल बिजनेस करेंगे। अब इलीगल बिजनेस करोगे तो पार्टनरशिप एक्ट नहीं रोकेगा, हिंदुस्तान में आपको सिविल लॉ रोक देगा, क्रिमिनल लॉ रोक देगा। बिजनेस तो लीगल ही होना चाहिए, वो प्रोप्राइटरशिप हो, वो पार्टनरशिप हो, बिजनेस शुड ऑलवेज बी लीगल। एक्ट फॉलो करना मतलब एक्ट जो बता रहा है कि बिजनेस ऐसे करना है, वो आपने कहा पार्टनरशिप एक्ट हम नहीं फॉलो करते, बट कंपनी के अंदर अपना ऑप्शन ही नहीं है, अपने को फॉलो करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले पार्टनरशिप बिजनेस का स्ट्रक्चर समझ में आया कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस बनाया तो मेरे पास चॉइस है, एक्ट फॉलो भी कर सकता हूं, नहीं भी फॉलो कर सकता हूं। बट हाँ, आप एक्ट को फॉलो करोगे, कल से कुछ डिस्प्यूट आ जाएगा तो कानून तुमको बचाने के लिए होगा। आपने कहा हम एक्ट को फॉलो नहीं करते, अब कल से कुछ डिस्प्यूट आ गया तो फिर कानून बचा नहीं पाएगा तुमको। कानून में एक प्रोविजन बना दिया कि एक्ट फॉलो नहीं किया तो इस तरह हम सेटलमेंट करेंगे दो लोगों का। फॉलो करोगे तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो करोगे तो कोई पेनल्टी नहीं है, बट आपने कंपनी बनाई, कंपनी तक फॉलो करना ही पड़ेगा। बोलो पहले ये कंसेप्ट सबको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? अब पार्टनरशिप का डेफिनेशन, जो कि वजह कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो कहां मिलेगा अपने को? कंपनीज एक्ट के अंदर। पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहां पे मिलेगा हमको? पार्टनरशिप एक्ट में। और पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 4, पार्टनरशिप कौन सा सेक्शन नंबर? सेक्शन नंबर 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप होता क्या है? आप लोग क्या समझते हो? दो लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, बट सेक्शन नंबर 4 बहुत क्लियर डेफिनेशन देता है कि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये बताता है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। प्रॉपर डेफिनेशन पार्टनरशिप कहां पे गिवन है? अंडर सेक्शन नंबर 4। तो लिखो आप लोग, देखो बेसिक कंसेप्ट पार्टनरशिप में सबसे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहां पे गिवन है पहले बताओ? सेक्शन 4 कौन से एक्ट में? कंपनी एक्ट में। बोलो, क्या सेक्शन 4 ऑफ कंपनी एक्ट? नहीं, कौन सा? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब कैसे डिफाइन हो रहा है वो लिखो। पार्टनरशिप इज द relationship between two or according to section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is the relationship between two or more than two persons who agrees to share profit of business carried by all or any one of them acting for all। ठीक है, तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहां पे गिवन है? सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट।
तो डेफिनेशन कहां पे गिवन है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कैसे डिफाइन कर रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन, कितने लोगों के बीच में रिलेशनशिप है? दो या मोर देन टू। टू और जिनने क्या एग्री किया, क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट। कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये डेफिनेशन कहां पे गिवन है? एक्ट में। अब पता है इसमें ये नहीं बोला कि लॉसेस भी शेयर करना है, मतलब एक्ट में ये नहीं बोला लॉस शेयर करना है। एक्ट ने क्या बोला? सिर्फ क्या शेयर करना है? प्रॉफिट। अब मान लो दो लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस बनाया और इन्हें एग्री किया हम क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट। अब लॉस हो गया और पार्टनरशिप एक्ट फॉलो भी कर रहे हैं। ए बोलता है लॉस में बेयर नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले कानून में लिखा ही नहीं लॉस बेयर करना है। अब ये बाय डिफॉल्ट इंप्लाइड है, कानून में ये नहीं लिखा है कि प्रॉफिट और लॉसेस, बट इंप्लाइड अगर प्रॉफिट शेयर कर रहे हो तो क्या शेयर करना पड़ेगा आपको? वो इंप्लाइड है। तो मतलब प्रॉफिट का मतलब लॉस भी इंक्लूडिंग है इसके अंदर। आप ऐसा नहीं बोल सकते लॉस शेयर नहीं करेंगे। लॉस इज बाय डिफॉल्ट इंप्लाइड कि लॉस शेयर करना पड़ेगा। तो बताओ पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहां पे गिवन है? बताओ, बोलो फटाफट, कौन सी सेक्शन में है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कैसे डिफाइन है? रिलेशनशिप बिटवीन हाउ मेनी पर्सन? टू और मोर देन टू। जिनने क्या एग्री किया, क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट। बिजनेस कैरीड बाय ऑल, या सभी लोग काम करें या एक ही जना काम करे, वो सबको रिप्रेजेंट करे। एक जना काम करे सबको रिप्रेजेंट करे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर विच एक्ट? बोलो, ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन नंबर 4। बोलो आई बात समझ में? रिलेशनशिप बिटवीन टू और जिनने क्या एग्री किया? बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बोलो इसमें कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड पार्टनरशिप डीड? बताओ क्या लगता है मीनिंग ऑफ वर्ड डीड? एग्रीमेंट। देखो अब क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक बिजनेस कैरी ऑन किया, ऑब्वियसली बात है बिजनेस करोगे तो सबसे पहले पॉइंट पे क्या चाहिए? आज जैसे मान लो अज्यूम करो, मैं तुमको ऐसे समझाता हूं, आप लोग स्कूलिंग कोचिंग बैच में पढ़ रहे हो, तो आपका एडमिशन स्कूल में हो रहा है, पढ़ यहाँ रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है मैं स्कूल से एग्रीमेंट तो करूंगा ना। और एग्रीमेंट हम दो फॉर्म में कर सकते हैं, या तो कौन सा हो सकता है, बट जनरली होना कौन सा चाहिए? रिटर्न, पैसों का मामला है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, अभी जैसे मान लो दो लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस बनाया, ए और बी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और बहुत गहरी दोस्ती है, बचपन से दोस्ती है, बिजनेस बनाया। अब हो सकता है इनको लगता है यार अपने को एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है, इतने बढ़िया दोस्त हैं। होता है ना ऐसा बहुत सी बार कि यार अपनी इतनी अच्छी दोस्ती है, बोले तू लेके जाएगा ज्यादा क्या फर्क पड़ना है, तो तेरे पास है मेरे पास एक ही बात है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, जब बिजनेस चालू होता है ना, तो ये कभी नहीं लगता कि तेरे पास ज्यादा गया मेरे पास, फिर क्या होता है सब कुछ प्रॉपर वे में होना चाहिए, बोले कितनी भी अच्छी दोस्ती है। तो अब क्या होता है, अगर एग्रीमेंट कौन से फॉर्म में? ओरल, तो कानून मानता है एग्रीमेंट है ही नहीं। फिर एग्रीमेंट जनरली कौन से फॉर्म में होना चाहिए? रिटर्न। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? एक रिटर्न एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स, जो पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कर रहा है कि एग्रीमेंट है, कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, कौन कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल पे किसको ब्याज मिलेगा, ड्रॉइंग्स कैसे करेंगे, बिजनेस में किसको कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है ना, सारी चीजें बिल्कुल रिटर्न फॉर्म में करना, वो कहलाता है पार्टनरशिप का डीड। अब आप क्या हो सर ओरल भी हो सकता है, तो ओरल एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज एग्रीमेंट नहीं होगा कभी भी। तो डीड का मतलब क्या होता है? बोलो कौन सा एग्रीमेंट? कौन सा एग्रीमेंट? इट इज रिटर्न एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स, जो पार्टनरशिप के क्या बता रहा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो लिखो आप पार्टनरशिप डीड। इट मींस
written agreement among the partners which specify terms and conditions of the partnership business. मतलब पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट है, जो पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर पार्टनरशिप बिजनेस बनाया तो पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना मैंडेटरी है क्या? नहीं. आपकी इच्छा है फॉलो करो, नहीं फॉलो नहीं करना है, कोई कंपल्शन नहीं है. बट अगर नहीं फॉलो किया और कल से कुछ डिफरेंसेस आ गए, जैसे अज्यूम करो, ये नोट कर लिया सब लोगों ने? सब नोटिंग कर लिया? अब आप समझो, इन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप का बिजनेस क्रिएट किया और इन्हें मान लो रिटर्न एग्रीमेंट किया ही नहीं, ये नहीं किया इन्हें एग्रीमेंट कौन सा कर लिया? ओरल. अब डे वन को बहुत अच्छी दोस्ती थी, कोई दिक्कत नहीं था, बिजनेस चला, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, अब आपस में लड़ा गए दोनों और लड़ाई हुई. अब अल्टीमेट जाते हैं दोनों की आपस में लड़ाई हो गई. अब सेटलमेंट जाते हैं कहां पे? कोर्ट ऑफ लॉ के पास. कानून के पास गए, हमारा बंटवारा करो. कानून पहली बात क्या पूछेगा? क्या तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट है क्या? अब मान लो दो लोगों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, लड़ाई हो गई, कैसे सेटलमेंट करना है, कोई एग्रीमेंट, कुछ भी नहीं किया एग्रीमेंट. बोले हमने जब बिजनेस चालू किया था बहुत बढ़िया दोस्ती थी, ये थोड़ा ना पता था कि आदमी बदल जाएगा भविष्य में. तो होता है ना कि मान लो ये दोनों दोस्त है, वेदांत और अपने ये दिव्यांश, आज बढ़िया दोस्त है, बिजनेस चालू किया. अब वेदांत बोलता है जब चालू किया तब तो दिव्यांश बड़ा सीधा लगता था, है ना, 3 साल बाद पैसा को देख के बदल जाएगा. बोला अब मेरे को इस आदमी के साथ बिजनेस नहीं करने का. और कोर्ट में जाके बोलते हैं अब हमारा सेटलमेंट करवा दो. तो कोर्ट पहली बात ये पूछता है बताओ एग्रीमेंट है क्या? बोले एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना सीधा आदमी था पहले तो. अब एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, अब सेटलमेंट कोर्ट कैसे करेगा? बोलेगा हम कैसे सेटल करें? तो क्या हुआ, पार्टनरशिप एक्ट को अच्छी तरह पता है कि लोग बिजनेस करते हैं, डिस्प्यूट आता है और एग्रीमेंट नहीं होते, तो एक्ट ने कुछ प्रोविजन बना दिए और प्रोविजन ये बता दिए कि अब जैसे हेडिंग में एक बार लिख रहा हूं, आप कॉपी बाद में करना. प्रोविजन ऑफ एक्ट, प्रोविजन रूल ऑफ एक्ट, कि कानून क्या बोलता है. इन एब्सेंस ऑफ डीड, मतलब डीड है ही नहीं, या डीड तो है बट डीड पॉइंट को, कुछ पॉइंट को लेके क्या है, मतलब सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिए, बट ये लिखना भूल गए प्रॉफिट कैसे डिवाइड करेंगे. इसका मतलब ये मानेगा कोर्ट की इस पॉइंट को लेकर डीड नहीं है. तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कानून के प्रोविजन जब क्या नहीं है, या तो डीड है नहीं, या डीड है बट कुछ पॉइंट को लेकर डीड में कुछ क्लैरिटी नहीं है. आई बात समझ में? अब जैसे मान लो इनके बीच में डिस्प्यूट होगा प्रॉफिट को लेकर के. अब मान लो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, कितने का प्रॉफिट हुआ इस साल? सारे खर्चे काट के 5 लाख का प्रॉफिट हुआ. अब मान लो ये दो पार्टनर थे, ये दिव्यांश और वेदांत, इसने लगाए थे 10 लाख रुपए, इसने लगाए थे 1 लाख रुपए. अब ये दिव्यांश ऑब्वियस सी बात है बोलेगा यार 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, मैंने ज्यादा पैसा लगाया और तुमने कम लगाया, तो इस रेशियो में डिवाइड करो. अब कि अपना आपने 10 लाख लगाया, आपने 1 लाख लगाया, तो 10:1 के रेशियो में बढ़ना चाहिए प्रॉफिट को. वेदांत बोलता है ऐसे कैसे? बोले ये बात तो पहले करी नहीं तूने. बोले आज पैसे की बात आ गई, डे वन पे तो बोला पैसा मैटर ही नहीं करता है. तो तेरे घर में मेरे घर में एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब दिव्यांश पलट गया, और पलटेगा ना क्योंकि 10 लाख रुपए लगा रहा है इसने, 1 लाख रुपए लगा रखा है. अब दोनों लड़ाते हुए गए कोर्ट के पास.
कि बोलो देखो हमारा प्रॉफिट 5 लाख का हुआ है, ये पॉइंट को लेकर डिस्प्यूट आ गया, वेदांत बोलता है मेरे हिसाब से प्रॉफिट इक्वल बटना चाहिए, देवांश बोलता है नहीं मैंने पैसा अलग रखा मेरे बटना चाहिए। तो कोर्ट पहला पॉइंट पूछता है बताओ एग्रीमेंट है क्या, बोले एग्रीमेंट तो है बट ये पॉइंट लिखना भूल गया, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। अब कोर्ट ऑफ लॉ यहां क्या बोलता है कि फिर पैसा किसने भी कितना लगाया हो प्रॉफिट दोनों में इक्वली बटेगा। अब ये बोले मैंने 10 लाख लगाया, बोले 10 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए लगा रखे, उसने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। एक्ट ये बोलता है अगर डीड में लिखा है तो डीड के हिसाब से करो, फिर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। बट अगर आपकी डीड साइलेंट है या फिर डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो प्रॉफिट हमेशा कैसे बटेगा, इक्वली। आई बात समझ में। बट ये कब एप्लीकेबल होगा, अच्छा मान लो डीड में लिखा हुआ है तो कोर्ट इंटरफेयर करेगा क्या, रिटर्न एग्रीमेंट है तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। लॉ विल इंटरफेयर, कानून तभी इंटरफेयर करेगा जब रिटर्न एग्रीमेंट पे क्लैरिटी नहीं है या पॉइंट उस पॉइंट को लेकर साइलेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ ये वाली, प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ डीड और व्हेन डीड इज साइलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ डीड। और व्हेन डीड इज साइलेंट। और कानून क्या बोलता है जब डीड साइलेंट है तो, अब पहला पॉइंट लिखो, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस विल बी इक्वली शेयर्ड। कैपिटल कितना भी कंट्रीब्यूशन उससे कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो रिलेशन विद कैपिटल। प्रॉफिट और लॉसेस हमेशा कैसे बटेंगे आपस में, इक्वल, इररेस्पेक्टिव कितना भी कैप। बट ये एप्लीकेबल कब है, जब डीड साइलेंट है। डीड में लिखा है तो डीड के हिसाब से, बोलो इसमें कोई डाउट, ये क्लियर है सबको। सेकंड पॉइंट, नो सैलरी। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी और रेम्यूनरेशन एक ही बात है, आपको जो पैसा मिलता है काम करने का, रेम्यूनरेशन मतलब जो पैसा मिल रहा है काम करने का, टू एनी पार्टनर। ये लिख लो फिर मैं समझा रहा हूं। अब देखो समझना ध्यान से, डीड साइलेंट है तो किसके प्रोविजन अप्लाई होंगे, एक्ट के। पहला पॉइंट क्लियर है, प्रॉफिट लॉसेस विल बी इक्वली शेयर्ड। कितना भी इन्वेस्टमेंट हो, जो भी प्रॉफिट है लॉस है वो इक्वल बटेगा अगर डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो। अब मान लो ये दो पार्टनर्स थे ए और बी, बी इन्वेस्टमेंट कर दिया, बी ने मान लो 10 लाख का, इसने भी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, बट बी आता ही नहीं ऑफिस, रात दिन काम यही करता रहता है, रात दिन मेहनत करता है ए, बी आता ही नहीं है। बी आता है जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, बोले प्रॉफिट का हिस्सा लेने आ जाता है बी, प्रॉफिट आएगा बी बोले लो मेरा हिस्सा दे दो, महीने के एंड पे आता है प्रॉफिट लेके चला जाता है। अब स्टार्टिंग बड़ी अच्छी दोस्ती थी, 1 महीना चला, 2 महीना चला, 3 महीना चला, एक के मन में आएगा ना यार मेहनत तो मैं अकेला करता रहता हूं, ये आता है और जितना मैं कमा रहा हूं उतना ही लेके जाता है। तो ए जाके बी को ऐसा बोलता है कि यार देख ये तो चलेगा नहीं, बोले या तो तुम भी उतना टाइम दो जितना मैं टाइम दे रहा हूं, या फिर तुम्हारा प्रॉफिट का हिस्सा कम करो। अब बी बोलता है ये बात पहले दिन तो बताई नहीं तूने, पहले दिन तूने ही बोला तू ही काम करेगा, मेरे को सिर्फ प्रॉफिट लेने आना है। बोले ऐसी कोई बात पहले दिन तो ही नहीं थी,
ए बोलता है अब नहीं, अब तो नहीं चलेगा ये। अब ये पॉइंट को लेके दोनों में हो गया डिफरेंस। अब डिफरेंस हुआ तो डायरेक्ट देखा किसको, कि एग्रीमेंट बना हुआ है क्या, और बोले एग्रीमेंट तो बना हुआ है, बट ऐसा सोचा नहीं था ऐसी बात कभी भविष्य में आ जाएगी। भी बोलता है सोचा ही नहीं कभी ये ऐसी चीजें बोलेगा। बोले हम तो इतने अच्छे दोस्त थे, साथ में बैठते थे, चाय वाय पीते थे सब, और आज ये गलत बात बोल रहा है। बोले प्रॉफिट इक्वल बढ़ रहा है, मेहनत तू कर रहा है, बोली तेरे घर में जाए मैं, फर्क क्या पड़ रहा है। ए ने कहा नहीं, 3-4 महीने तुम लेके गए इक्वल, अब नहीं। तो ए बोलता है ठीक है एक काम करो, प्रॉफिट इक्वल बढ़ने दो, बट मैं क्योंकि रात दिन मेहनत कर रहा हूं, मेरे को क्या मिलना चाहिए इसके अलावा, एक कुछ सैलरी दे दो मेरे को। जैसे कोई स्टाफ को सैलरी दे दो, प्रॉफिट तो मैं भी लूंगा, बट प्रॉफिट के अलावा मेरे को सैलरी का अमाउंट दे दो। अब मान लो उसने बोला कि एक काम करो, एक सैलरी फिक्स कर दो मेरी 40,000 पर मंथ, मैं रात दिन मेहनत करूंगा, बट मेरे को प्रॉफिट के अलावा सैलरी भी दे दो। अब बताओ प्रॉफिट के अलावा सैलरी दोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा। बी ने मना कर दिया, नहीं भाई सैलरी तो नहीं देंगे। अब सैलरी नहीं दोगे तो वापस चेक करो एग्रीमेंट क्या बोलता है, एग्रीमेंट तो साइलेंट है, दुनिया भर की चीजें लिखती है, सैलरी को लेकर कुछ पॉइंट लिखा ही नहीं। तो अब यहां पर एक्ट ये बोलता है अगर डीड साइलेंट है या डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो देयर विल बी प्रोविजन ऑफ नो सैलरी एंड रेम्युनरेशन टू, ना तो सैलरी दोगे ना, अगर डीड में लिखा है तो करो। अच्छा इस केस में मान लो बी एग्री हो जाए कि यार सैलरी दे दो, और फिर डीड साइलेंट है तो सैलरी दे सकते हो, क्योंकि दो पार्टनर से एक एग्री हो गया। तो एक्ट क्या बोलता है, नो सैलरी और रेम्युनरेशन टू एनी पार्टनर, अगर क्या साइलेंट है, डीड साइलेंट है। बोलो आई बात समझ में, एनी डाउट, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be allowed. No interest on capital will be allowed. ठीक है, चलो इस पॉइंट को फिर हम लोग कल से करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ।